स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस के एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम जो भी ईवीएस के सवाल बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत में पूछा गया है उस सारा सवाल हम इस एक वीडियो में करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम टीआरई 1 के, टीआरई 2 के और टीआरई 3 के पेपर में जितने भी ईवीएस के सवाल पूछे गए हैं उस सारे सवाल को आज हम इस एक वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। सारा सवाल हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे ताकि कम समय में इसको ख़त्म किया जा सके। ये वीडियो आपका आगामी आने वाला है स्पेशल टीचर, चाहे आप यहाँ पे टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो उसके लिए, या बिहार में आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये यूज़फुल होने वाला है। ईवीएस का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है और यहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है, इसीलिए जो पीवाईक्यू होते हैं ना ईवीएस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए, बिना समय को गंवाए हुए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ही आज का पेपर में अगर देखिएगा, मतलब आज का इस पेपर में दिया गया है, क्या दिया गया है, ये जो रहने वाला है हमारा पहला सवाल ये रहने वाला है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण का पदार्थ है? ऑप्शन दिया गया है कागज़, सूती वस्त्र, खाद्य या डीडीटी। तो ये जो अजैव निम्नीकरण है ये यहाँ पे डीडीटी को कहा जाता है, अजैव निम्नीकरण, ठीक है। अब देखिए, अजैव निम्नीकरण को ना अधिकतर देशों में यहाँ पे क्या किया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकतर देश यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग भी याद रखिएगा। इसका जो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है डाइफिनोल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सैरैया पंडुआना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया गया है? ये एक्चुअल में जो था उस समय का करंट अफेयर का सवाल था जो कि पूछा गया था। ये जो पाया जाता है तामलांग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहाँ पे ये पाया जाता है। अब देखिए, ये तो जो सवाल है एक्चुअल में करंट अफेयर की दृष्टि से वहाँ पूछा गया था, लेकिन अगर कि आपसे ये पूछ दे कि ये जो मतलब ये पौधा है सौरिया पंडुयाना, ये किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा, कुल का नाम याद रखिएगा, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पूछ दे। एक्टिनिडेसी, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिनिडेसी, ये कुल का नाम है इस कॉल का, ये पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो जब पानी में यहाँ पे फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो वो यहाँ पे दांतों को प्रभावित करती है। जब ये दांत को प्रभावित करती है तो इसको जो कहा जाता है दांत फ्लोरिस कहा जाता है। ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना, आप इसको याद करते चलिएगा। दांत फ्लोरिस कहते हैं। अब देखिए, दांत का जो दो हिस्सा होता है, दांत का जो दो हिस्सा होता है, जिसमें एक होता है ऊपरी हिस्सा जो होता है बाबू, वो इनामेल का बना होता है। किसका बना होता है? इनामेल का। अब ये सबसे शरीर का कठोरतम हिस्सा होता है, आप लोग याद रखिएगा। दांत जीवन में 2 बार यहाँ पे उगता है। जो पहला दांत होता है वो 20 की संख्या में उगता है, इसी को हम दूध का दांत कहते हैं। सवाल यहाँ तक भी ये भी पूछा जा चुका है कि जो दूध का दांत होता है कितना दांत होता है, तो ये 20 दांत होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे चौथा नंबर के सवाल तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर में सवाल पूछ रहा है कि इपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है, डिटर्जेंट के रूप में, चिपकाने के रूप में, कीटनाशक के रूप में, या यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है। तो जो इपॉक्सी रेजिन है इसका जो उपयोग किया जाता है वो चिपकाने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में अगर कि आप देखिएगा ना, तो बहुत सारे मॉल वगैरह में जाइएगा, शहरों में जाइएगा, जहाँ पे लोग टाइल्स लगाते थे, टाइल्स के जगह पे यहाँ पे इपॉक्सी का यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये एक तरीका क्या होता है, प्लास्टिक टाइप का केमिकल होता है। पहले जो आपका फ्लोर होगा ना, उस फ्लोर को पहले इन लोग अच्छे से साफ सफाई करेंगे, वहाँ पे फिर गोंद डालकर ऊपर से ये इपॉक्सी रेजिन कर देते हैं, ताकि वहाँ पे देखिएगा ना बहुत ही चमकीला बन जाता है, लगता है कि ये टाइल्स लगाया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा,
5वां नंबर सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये जो यहाँ पे आयोजित किया गया था अफ्रीकी सम्मेलन, वो किया गया था सितंबर 1968 ईस्वी में ये किया गया था, जिसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। जो सितंबर 1967 में आयोजित किया गया था उसका जो नाम दिया गया अफ्रीकी सम्मेलन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अफ्रीकी सम्मेलन। ठीक है। उसके कुछ समय के बाद में यानी कि 16 जून 1969 ईस्वी में अफ्रीकी संधि होता है। क्या होता है? अफ्रीकी संधि। अब सवाल यही पूछ देता है कि अफ्रीकी संधि किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये भी सवाल यहाँ पे देखिएगा TRA 3 में जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें यहाँ पे पूछा गया था। तो जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है ये जो पाया गया है मध्य प्रदेश के मुरैना में पाया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है ना वो यहीं पे है, मुरैना के मध्य प्रदेश में है। और ये जो यहाँ पे ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र है यहाँ पे विश्व का 80% घड़ियाल जो है यहीं पे पाया जाता है। अब आपसे पूछ देगा वो उद्यान का नाम क्या है, तो उसका जो नाम है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, चंबल राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल। 7वां सवाल है कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो इसका जो यहाँ पे तरीका है उसको जो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ऑप्शन बी। एक्चुअल में यह प्रक्रिया जो होता है पानी से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जिनका भी GK GS में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो आपको पता होगा खान सर के बारे में, जो कि बिहार के एक जाने माने शिक्षक है। इनके द्वारा एक बुक पब्लिश किया गया है जिसका नाम है पॉकेट GK। और ये जो बुक है ना ये समान ज्ञान के लिए है। अगर कि इसमें देखिएगा क्या कुछ आपका दिया गया है, नीचे में आइएगा तो यहाँ पे ये लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो इतिहास का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका यहाँ पे जो भी आपका भूगोल का सब्जेक्ट हो या आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट हो, सब कुछ ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इस बुक में संकलन किए हैं। इसमें देखिएगा ना सब कुछ कंटेंट आपको टॉपिक वाइज करके दिया गया है। अगर कि आप फर्स्ट बिगनर्स हैं या अच्छे से तैयारी करने वाले, बहुत दिन से तैयारी करते हैं, तो अगर कि आपको GK के लिए एक बुक हमसे पूछेगा कि कौन सा बुक लेना चाहिए, तो सर का जो यहाँ पे खान सर का द्वारा ये जो बुक लिखा गया है जिसका नाम है पॉकेट GK। ठीक है। तो इस पॉकेट GK को आप ले सकते हैं। इस पॉकेट GK में देखिएगा ना बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पॉइंट वाइज करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है यहाँ पे दिया गया है। इसमें वही चीज़ दिया गया है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। तो जिनको भी ये पॉकेट GK अगर लेना होगा खान सर का, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हम इस बुक का वहाँ पे लिंक दे देंगे, तो उस लिंक से जाकर इस बुक को आप ले लीजिएगा। ठीक है। लेना होगा तो जो हम लिंक देंगे उसी लिंक से लीजिएगा, ताकि कुछ आपको डिस्काउंट वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। ये बुक सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे आप बिहार का कोई एग्ज़ाम दीजिए या बिहार के कोई बाहर का एग्ज़ाम दीजिए, जैसे रेलवेज़ वगैरह, रेलवे हो गया, या अभी आगामी जो बिहार SSC की एग्ज़ाम हो गया, या TRE के एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, अगर GK GS के लिए एक बुक आपको चाहिए तो सर के द्वारा जो ये लिखा गया है आप पॉकेट GK ये बुक वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाकर वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। अगला जो सवाल आपसे पूछ रहा है, दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, या बातब जात को, या कोई भी नहीं या अधिक। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को वहाँ पे सुरक्षा दी जाती है। आप लोग याद रखिएगा TRA 3 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। 9वां नंबर जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो याद रखिएगा जो बायोगैस है ना उसका प्रमुख घटक जो होता है वो मीथेन होता है।
50 से लेकर 70% तक जो होता है आपका मीथेन होता है, CH4 होता है। बाकी अगर देखिएगा 25% से लेकर 45% के बीच में यहाँ पे विभिन्न गैस होता है, जैसे होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन हो गए, चाहे आपका कोई भी अन्य गैस हो, ये आपका कम मात्रा में होता है। जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 10वां नंबर सवाल। 10वां सवाल है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। तो ये जो निवास करती है ना, चीड़ के जंगल में निवास करती है और बाज के जंगल में भी निवास करती है। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली के भी नाम से जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, अनेकों एग्जाम में अनेकों बार इससे सवाल पूछा जाता है। ये जो स्थित है ये केरल में स्थित है। केरल में भी अगर पूछेगा कौन सा पहाड़ी में स्थित है, तो ये जो स्थित है नीलगिरी के पहाड़ी में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसमें ये स्थित है। ठीक है, अब इससे अनेक सवाल पूछा जाता है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो जो साइलेंट वैली है उसको 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। साथ ही साथ 2012 में इसको यूनेस्को की सूची में यहाँ पे डाला गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल। 12वां सवाल में आइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। पूछ रहा है आप लोग से, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, यानी कि अम्लीय वर्षा जो है वो कौन सा कारण होता है, किसके कारण होता है। तो ये जो प्रमुख घटक होते हैं ना, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 बोलते हैं, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन में दिया गया है SO2, इसीलिए ये राइट उत्तर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि जो अम्ल वर्षा होता है उसका pH मान कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका जो pH मान होता है 5.6 होता है। वर्तमान समय में ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल का किस कारण से वो जो वाइट मार्बल है, ठीक है, वो हल्का पीला रंग के कारण होते गया है। तो इसका जो मेन कारण है ना अम्ल वर्षा, वहाँ के आसपास जो फैक्ट्रियाँ है बहुत ज़्यादा प्रदूषक गैसें छोड़ती है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में जिसका pH मान 5.6 के नियर अबाउट रहता है वर्षा होता है। उसी के कारण जो ताजमहल है धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए हम आपसे डिस्कस कर दिए। अगला सवाल है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। ठीक है ना, तो ये आंसर जानने से पहले थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हम आपको बताऊंगा। जो आप अभी सांस लेते हैं, हवा में जो सांस लेते हैं उसका ऑक्सीजन कहाँ से आता है, आप लोग जवाब दीजिएगा कहाँ से आता है उसका ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में जहाँ से ऑक्सीजन आता है ना वो आता है समुंदर से। कहाँ से, समुंदर से, समुंदर से प्लस में पौधा से। 70% ऑक्सीजन यहीं से आता है। और उसमें भी देखिएगा ना जो 50% यहाँ पे ऑक्सीजन है वो केवल समुंदर से आता है। किससे, समुंदर से। अब आप लोग के दिमाग में आता होगा कि समुंदर में कौन सा चीज़ है, कौन सा पेड़ पौधा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। तो जो बहते हुए पौधे होते हैं ना, बहते हुए पौधे वो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण वहाँ से ऑक्सीजन पैदा होते हैं। बाकी जो शैवाल होते हैं ये हो गया, और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर के देखिएगा 50% ऑक्सीजन कहाँ से आता है, समुंदर से आता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एक ये भी सवाल कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटा जीव कौन सा, सबसे छोटा जीव कौन है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। तो उसको प्लोरोकोकस कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्रोक्लोरोकोकस। ये जो है एक पौधा है जो कि सबसे छोटा पौधा है पूरी पृथ्वी पर, जो कि प्रकाश संश्लेषक जीव है। याद रखिएगा क्या है, ये जीव है, पौधा नहीं है, ये जीव है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिएगा गिंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है, सही है। महावीर नेशनल पार्क जो है यहाँ पे ये भी है आपका बिहार में, और बलपक्रम जो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय में है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये राइट उत्तर हो जाएगा।
15 सवाल देखिए, दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। आपका यहाँ पे कीटभक्षी जो पौधे हैं उसका बोल रहा है कि उसका नाम क्या है, तो उसको जो बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए हम कुछ इसमें बताना चाहेंगे। एक होता है शाकाहारी, क्या होता है? शाकाहारी। जो दूसरा होता है वो होता है मांसाहारी, मांसाहारी। और एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी, जो सब कुछ खा ले भैया, कुछ भी हो, साग पतई मीट मछली सब खा लें। तो जो ये पहला होता है इसको जो हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता इसको बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और इसको जो सर्वाहारी होता है इसको तृतीय उपभोक्ता बोलते हैं। तो ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो सर्वाहारी है वो किस श्रेणी में आता है, तो ये तीसरा उपभोक्ता के श्रेणी में आता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है। तो इनका जो रिश्ता होता है ये सहभोजिता का रिश्ता होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रक में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, जो एसपी और एम है इसका जो फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड, SUSPENDED, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, CULAT, पार्टिकुलेट मैटर, MATTER। यानी कि एसपीएम अगर पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। अगर हिंदी में देखिएगा तो इसको बोलते हैं निलंबित कणिका तत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल। 18 सवाल पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला अगर देखिएगा, पहला है घास, घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसी का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि 1 to 5 TRA 3 में ये सवाल पूछा जा चुका था। 19 नंबर सवाल में आइएगा, सवाल पूछ रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सबसे प्रथम स्तर होता है ना, सब जो होता है सब पोषी स्तर होता है। जो पोषी स्तर का प्रथम स्तर होता है यानी कि जिसको उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद का जो वहाँ पे ऊर्जा होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब 10% का नियम आपको पता होगा कि जो 10% का नियम होता है कि एक स्तर से जब दूसरे स्तर पे जाता है तो 10% ही ऊर्जा का वहाँ पे आगे बढ़ता है। मतलब कि जो सबसे पहला स्तर होगा उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में देखिएगा दिया गया है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं। तो ये जो है सांख्य के पिरामिड में और यहाँ पे जीव भार के पिरामिड में, दोनों में पाया जाता है। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल जो पूछ रहा है कि केरल की शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है आरक्षित क्षेत्र है क्योंकि इसमें देखिएगा इसमें पौधे और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा जो साइलेंट वैली है यहाँ पे एकमात्र मकाक बंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे? भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मकाक बंदर पाए जाते हैं। अब भाई आप लोग पूछिएगा, सोचिएगा कि ये मकाक बंदर क्या होता है। तो मकाक बंदर में जो पूँछ होता है ना, शेर की पूँछ की जैसा इसका पूँछ होता है, इसीलिए स्पेशल होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 1914 में इसको आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और 1984 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ये सारा जो फैक्ट है आप लोग याद रखिएगा, इससे भी सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपका यहाँ पे 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, की स्थापना किया गया था। तो इसका जो स्थापना किया गया था NGT का, इसका स्थापना 2010 में किया गया था। इसका काम क्या है भाई? तो इसका जो काम है पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी कदम उठाना, पर्यावरण संरक्षण का इसका काम है। ठीक है, अगर कि इसका मुख्यालय देखिएगा कि मुख्यालय यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। आप लोग इसका भी याद रखिएगा। अब वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, ये तो सवाल बार बार पूछ देता है कि NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है,
तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो पीके श्रीवास्तव हैं, जिसको प्रकाश श्रीवास्तव भी कहते हैं, श्रीवास्तव, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं ये वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, नेक्स्ट में दिया गया है 23 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा इन सीटू में ये शामिल नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे देखते चलते हैं। अब देखिए जब आप ईवीएस पढ़िएगा ना, तो ईवीएस में दो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक शब्द आता है। पहला जिसको बोलते हैं इन सीटू, ठीक है, और दूसरा जिसको बोलते हैं एक्स सीटू। ये दोनों चीज़ आपको समझना होगा कि इन सीटू क्या होता है और एक्स सीटू क्या होता है। इन सीटू उसको बोलते हैं कि वैसे प्रजाति जिनका प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। कहाँ पे? उनका जहाँ पे घर है उसी घर में इनको संरक्षित किया जाता है। मान के चलिए आप जहाँ भी रहते हैं उसी घर में संरक्षित किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक जो आवास है वहाँ पे संरक्षित किया जाता है। लेकिन एक सीटू ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे जो जीव होते हैं उनको अपने आवास से बाहर, यानी कि जहाँ पे उनका आवास है, जहाँ पे प्राकृतिक आवास में वो पाए जाते हैं, उससे बाहर ले जाकर वहाँ पे इनको संरक्षित किया जाता है। उसको एक सीटू बोलते हैं। इन सीटू और एक सीटू का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उदाहरण पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो जैसे इन सीटू के अंतर्गत में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पहला जैसे मान के चलो अभयारण्य, ठीक है, ये इन सीटू में आता है। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये जो है ये भी आपका इन सीटू के अंतर्गत में आता है। लेकिन अपने आवास से बाहर जिसको एक सीटू कहा जाता है, इसमें देखिएगा तो वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान, ठीक है। उसके बाद जंगल सफारी जो आप लोग देखते हैं, तो वो जो वन्य जीव सफारी होता है, वन्य जीव सफारी, वन्य जीव सफारी, ठीक है। ये सब जो है ना ये एक सीटू के अंतर्गत में आते हैं। तो पूछ रहा है आपको यहाँ पे कि कौन इन सीटू नहीं है, यानी कि एक सीटू है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, ये जो है आपका एक सीटू यहाँ पे है, यानी कि इन सीटू नहीं है। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो जो रामसर सम्मेलन है ना, ये आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि रामसर संधि कब हुआ था। रामसर संधि, तो आप लोग याद रखिएगा जो रामसर संधि हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी में। कहाँ पे? ईरान में। इसी के दिन यहाँ पे जो 2 फरवरी होता है उसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत इस पे हस्ताक्षर कब किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो हस्ताक्षर किया था वो 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर संधि पर सिग्नेचर किया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। तो धान की खेत में देखिएगा ना, जब जाइएगा तो हमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि टीआरई यहाँ पे जो 1 हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। अगला है 27 नंबर सवाल। 27 नंबर में सवाल देखिएगा, पूछ रहा है कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है, यानी कि SO2 जो होता है प्रदूषण किसका सूचक होता है। तो ये जो होता है लाइकेन का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। वे SO2 के जब मात्रा अधिक होता है ना तो वो मर जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए लाइकेन को SO2 का सूचक माना जाता है। अगला सवाल है 28 नंबर सवाल की सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है ये गोवा में स्थित है, आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर में देखिएगा तो ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो सलीम अली थे एक भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे, जिनके नाम पर यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य खोला गया है, जिसका नाम है आपका सलीम अली पक्षी अभयारण्य, जो कि गोवा में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी लोग बिहार स्पेशल टीचर की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं,
कंप्लीट नोट्स उनके लिए जिसका नाम है बीपीएससी सिलेक्शन किट हम लेकर आए हैं। साथियों, अगर आप यहाँ पे पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या 6-2 का 8 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा बेहतरीन नोट्स मिल जाए जिसको पढ़कर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो पाए, तो हम लेकर आपके लिए आए हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट। ये बीपीएससी का सिलेक्शन किट जो है कंप्लीट नोट्स होता है जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सिलेबस पर आधारित होता है और आगामी परीक्षा TRE 4 और स्पेशल टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए कंप्लीट SCERT का नोट्स देते हैं हम, NCERT का नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs NCERT का, जो INM से सवाल पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उसका नोट्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि TRE 1, 2, 3 हुआ है, साथ में जो बीपीएससी अपना रेगुलर एग्जाम में सवाल पूछा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टोटल करेंट अफेयर, माने सब कुछ हम दे देते हैं आपको इस सिलेक्शन किट में। आपको क्या करना रहता है, बस इसको आपको प्रिंट आउट कराकर या मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप हो जिसके आप मतलब सूटेबल हो, बस आपको इसको अच्छे से अध्ययन करना होता है। बस आप अगर के अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका मार्क्स वहाँ पे बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा और सिलेक्शन का चांसेस आपका हाई हो जाएगा। जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मात्र और मात्र अगर के जो ये लेते हैं तो 299 में अभी इनको टोटल यहाँ के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है। IUCN साथियों वही संस्था है जो कि रेड लिस्ट जारी करता है। कौन सा लिस्ट? रेड लिस्ट वैसे लिस्ट होता है जिसमें लुप्त प्राय जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं सब कुछ इसमें ऐड रहते हैं, उसको रेड लिस्ट बोला जाता है और ये IUCN के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के डावोस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन देखिएगा तो 5%, 10%, 15% है, तो ये जो होता है 10% होता है। ठीक है, और इसको 10% का नियम भी कहते हैं। 10% का नियम क्या कहते हैं? 10% का नियम, यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होते हैं, उसको 10% का नियम कहते हैं या उसको लिंडमैन का नियम भी कहते हैं। कौन सा? लिंडमैन का नियम। लिंडमैन का नियम, ये सवाल बार बार पूछा जा चुका है, कम से कम TRE 1, 2, 3 में मिलाकर 3 से 4 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। तो ये जो श्वसन मूल पाए जाते हैं जलोद्भिद में पाए जाते हैं और ऑप्शन सी में जो दिया गया है इसमें ही पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा या तो बहुत कम होती है या तो ना के बराबर में होती है। 32 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। अब देखिए यहाँ पे एक आता है शब्द द्वितीयक प्रदूषक। प्रदूषण 2 तरीका के होते हैं। कितने तरीका के? अगर कि आप प्रदूषण पढ़े होंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होते हैं प्राथमिक प्रदूषण और दूसरा होता है उसको द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषण में ऐसे चीज़ आते हैं जो कि सीधे तौर पर डायरेक्ट रूप से पर्यावरण को यहाँ पे हानि पहुँचाते हैं, और जो द्वितीय प्रदूषक होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से, जिसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे हानि पहुँचाते हैं, वो द्वितीयक में आते हैं। प्राथमिक में मान के चलिए जो डायरेक्ट रूप से यहाँ पे हानि पहुँचाते हैं पर्यावरण को, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब चीज़ आते हैं। और अगर देखिएगा ये चीज़ कि द्वितीयक प्रदूषण कौन सा है, तो द्वितीयक प्रदूषण में अगर के यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दिया गया है तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे दिएगा PAN दिया गया है, SO2 दिया गया है, ओजोन दिया गया है। अब देखिए ओजोन है ना, ओजोन का जब यहाँ पे क्षरण होता है CFC के द्वारा तो ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो जो SO2 है, SO2 के जब यहाँ पे ज़्यादा मात्रा बढ़ती है तो ये अम्ल वर्षा करती है, तो इसी कारण इसको यहाँ पे द्वितीयक प्रदूषण में भी रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था। अभी तुरंत हमने बताया कि जो 10% का नियम दिया वो लिंडमैन ने दिए हैं, इसीलिए इसको लिंडमैन का नियम भी बोला जाता है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, जो यहाँ पे जो जाल होता है, आहार जाल, इससे कितना सारा सवाल पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब पारिस्थितिकी में दो यहाँ पे ऊर्जा मॉडल आते हैं। पहला जो आता है वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल। ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। और जो दूसरा होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी, 10% का ऊर्जा प्रवाह का नियम। ठीक है, ये दो नियम मेन नियम है। तो जो पहला वाला जो दिया था वो ओडोर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे दिया था, ओडोम, बल्कि ओडोर मैं बोल रहा हूँ, ओडोम होगा यहाँ पे। और जो 10% का ऊर्जा का नियम दिया था, मैंने अभी तुरंत बताया, वो लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि वाई आकार का, तो वाई आकार किसने दिया था, ओडोम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या कुछ पूछ रहा है। 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया। पूछ रहा है किसके थ्रू जो यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना है उसके पर शुभारंभ किया गया। तो जैसे में देखिएगा, पहला ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी था, डिहरी बांध आंदोलन ये भी था, चिपको आंदोलन यही भी था। इसीलिए जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, अब यही राइट उत्तर यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। अब याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो 1985 ईस्वी में मेधा पाटकर ने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, पाटकर। ठीक है, और याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। यह भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। अब देखिए कभी कभी ना उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं देता है, वहाँ पे दे देगा उत्तर प्रदेश। तो जब यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, ये चिपको आंदोलन, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही में था। तो अगर के उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश मारिए। अगर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों है तब जाके यहाँ पे आपको उत्तराखंड में जाना है। जब मैं एक एग्ज़ाम शायद रेलवेज वगैरह या किसी का दे रहा था तो वहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं देखे, यहाँ पे यूपी दिया था। और फाइनल आंसर की में जब हम देखे थे तो यूपी वहाँ पे आंसर लिया था। आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ भी। 36 नंबर सवाल है कि मेथेमोग्लोबिमिनिया निम्नलिखित में से किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो ये जो होता है नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण में ये होता है। 37 नंबर सवाल है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो जो ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। 38 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। देखिए पारितंत्र का संगठक पूछ रहा है। पारितंत्र के संगठक दो तरीका के होते हैं। पहला जो होता है जैविक घटक जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो अजैविक घटक होता है। ठीक है, जैविक घटक में जो सजीव चीज़ हैं वो पारितंत्र के जैविक घटक हैं, और जो निर्जीव चीज़ हैं वो यहाँ पे है अजैविक घटक हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जंतु भी है, पादप भी है, सूक्ष्म जीव भी है, ये सब कुछ यहाँ पे आपका पारितंत्र का संगठक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो जो लैंडफिल से यहाँ पे उत्पन्न होती है वो होती है CH4 जिसको मीथेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में दिया है आहार श्रृंखला, जंगल का बारे में पूछ रहा है। पादप को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन दूसरा में देखिएगा पादप को मेढक भी खाएगा, मेढक को सांप भी खाएगा। ये भी आहार श्रृंखला सही है, लेकिन ये जो है तालाब में या पानी के अंतर्गत में अगर कि ये चीज़ पूछे तब जाके ये सही है। लेकिन सवाल में देखिएगा क्लियर यहाँ पे लिख रखा है कि आपको जो बताना है वो जंगल के बारे में बताना है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 41 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। तो याद रखिएगा जी, जो प्लास्टिक है ना, ये समझिए कि एक पॉइजन है हमारे
पर्यावरण के लिए। प्लास्टिक ये गलता ही नहीं है किसी भी तरीका से, हो हजारों साल लग जाते हैं इसको गलने में। तो यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं 42 नंबर सवाल में कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। यानी कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत बताना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन नहीं निकलता है। तो सौर सेल में भी नहीं निकलता है, पवन चक्की में भी नहीं निकलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो इसको जो बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो फूड वेब मतलब हुआ आहार जाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर में कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो करते हैं मात्र 1% करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कितना करते हैं? 1%। सूर्य ऊर्जा से जो प्रकाश लेते हैं उसका मात्र 1% ही भोजन बनाने में यहाँ पे परिवर्तित करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल जो है हूबहू एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा हुआ है क्लास 10th में। 45 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि किसने के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। याद रखिएगा, मैंने ऊपर में ही बताया जो चिपको आंदोलन हुआ था 1975 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ था। और जो इसके नेता थे सुंदर लाल बहुगुणा थे। फिर से बता दे रहा हूँ, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, इतना समझ गए। ये जो आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था? जो पेड़ का कटाई हो रहा था ना, पेड़ों की कटाई को रुकवाने के लिए ये यहाँ पे आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होती है। जो प्रथम स्तर पर मौजूद होती है ना, वो उत्पादक होती है। कौन सा? उत्पादक। और उत्पादक को ही यहाँ पे स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी या उत्पादक के बाद प्रथम उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद तीसरा उपभोक्ता आते हैं। जैसे मान के चलिए प्रथम उपभोक्ता में अगर के टिड्डा हो गया, टिड्डा, तो टिड्डा को क्या खाएगा? मेंढक खाएगा। मेंढक को क्या खाएगा? सांप खाएगा। तो ये यहाँ पे फूड चेन ऐसे काम करता है। 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो ये जो करता है कुछ जीवाणु भी करते हैं और यहाँ पे स्वपोषी भी करते हैं, इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 48 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होते हैं। पूछ रहा है नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा जो फॉस्फोरस चक्र होते हैं, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस चक्र कोशिका विकास में यूज होते हैं। कोशिका विकास में ये यूज होते हैं। बाकी अगर जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, ये जो होते हैं ये भू रासायनिक चक्र होते हैं। तो पूछ रहा है नहीं होते हैं, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका फॉस्फोरस चक्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिएगा, तो पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है। वर्तमान समय में देखिएगा ना, भारत का जो 4 स्थान है प्रमुख रूप से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन कौन? नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा जो है यहाँ पे इसको पहला नाम दे देते हैं, और दूसरा जो है आपका वो है पश्चिमी घाट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा जो है आपका इंडो वर्मा क्षेत्र। कौन सा? इंडो वर्मा क्षेत्र। ठीक है, और जो चौथा आपका सुंडालैंड है। एक सुंडालैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही BBI आप लोग याद रखिएगा।
जो प्रमुख रूप से 4 विविध हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जिसमें चारों का नाम हमने आपको बता दिया। 50वां नंबर सवाल देखिए दिया गया है बीओडी, जिसको यहाँ पे जैविक ऑक्सीजन की मांग कहा जाता है, कि उच्च मात्रा इंगित क्या करता है। अब ना पहले आप लोग बीओडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बी ओ और डी क्या होता है इसका फुल फॉर्म। डायरेक्ट रूप से सवाल यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बी से हो जाता है बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ओ से हो जाता है OXYGEN ऑक्सीजन, और डी से हो जाता है आपका डिमांड, DEMAND। ये जो है इसका प्रयोग जो होता है पानी की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है, यानी कि पानी में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है उससे वो उसका गुणवत्ता का पता चलता है। इसीलिए ये बताता है कि पानी कितना प्रदूषक है और क्या कुछ यहाँ पे है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है बीओडी का उच्च मात्रा। तो उच्च मात्रा जब होगा पानी बहुत प्रदूषक है, अगर कम होगा तो पानी कम प्रदूषक है, अगर जितना लिमिट होना चाहिए उतना है तो समझिए कि पानी बढ़िया है। अगला सवाल है 51 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। आपको ये पता होगा कि जो वायुमंडल है ये समताप मंडल में यहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है। सबसे पहले कौन सा मंडल होता है, सबसे पहले जो होता है क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर में जैसे आइएगा तो यहाँ पे समताप मंडल आ जाता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आइएगा तो यहाँ पे आता है मध्य मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल के 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। कौन सा परत, ओजोन परत पाया जाता है, और इसमें ही हवाई जहाज उड़ते हैं, जैसे कि सवाल में पूछ रहा है। 2 वो चीज़ें बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है। अब अगला सवाल है 52 नंबर की, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, पादप वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से, या फसल वृद्धि से। अब आप ही बताइए, जो हमारा पर्यावरण है उसको सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुँचाएगा। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे वो पहुंचाएगा, या बहुत ज़्यादा आदमी हो जाएंगे वो पहुंचाएगा। तो बहुत ही ईजी बात है कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो यहाँ पे पादपों को खतरा होगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर लोग होंगे तो वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से होगा, जो जल प्रदूषण है बहुत तेज़ी से होगा, और वनों की जो कटाई है ये भी बहुत तेज़ी से होगा। इसीलिए जो है पर्यावरण के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो मनुष्य का पृथ्वी पर अधिक होना, जिसको जनसंख्या वृद्धि हम कह सकते हैं। ठीक है, बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा। कम से कम वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इसका जो PDF है हमने टेलीग्राम से हम लोग भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जिनका भी 29 को एग्ज़ाम है ना, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर कि यहाँ तक वीडियो देखते आप आ गए हैं तो। 53 नंबर सवाल है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। याद रखिएगा 3-4 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यही सवाल पूछा जाता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अगर देखिएगा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा पूछे तो वो 78% है, अगर के कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पे पूछे तो 0.03% है। यही तीनों याद रखिएगा, यही तीनों से सवाल पूछा जाता है। ऑक्सीजन का मात्रा 21%, यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, क्या जन्म दिया, तो नियतिवाद को जन्म दिया और नव नियतिवाद को भी जन्म दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मत्स्य कृषि किसका सूचक है, तो ये संभव्यवाद का सूचक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। वायु प्रदूषण होगा तो यहाँ पे फूल जो हैं, पत्ती जो हैं, इसको बढ़ने से रोकेगा, फूल को खिलने से रोकेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक है आपका जो कि दिया हुआ अजीवीय कारक, और दूसरा जो होता है जीवीय कारक। अजीवियों को अजीवीय जो दिया गया है इसको हम अजैविक बोलते हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक अभी बताया ना हम, अब इसको बोलते हैं जैविक घटक बोलते हैं। अभी जस्ट हमने बताया जो जीवीय या जैविक होते हैं ये जो होते हैं सजीव होते हैं, और ये जो होते हैं निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा अजीवीय घटक नहीं है, यानी कि वो जैविक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी यहाँ पे राइट उत्तर
हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक में अभी तुरंत हमने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, HF जो हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसको बोलते हैं, ये जो है सीधे रूप से पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं, इसीलिए इसको प्राथमिक प्रदूषण कहा गया। वही अगर के द्वितीयक प्रदूषण में अभी जस्ट हमने बताया कि जो ओजोन का क्षरण हो गया, ओजोन हो गए, अम्ल वर्षा हो गए, ये इनडायरेक्ट रूप से हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए ये द्वितीयक प्रदूषण है। तो पूछ रहा है कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक है, और जो HF है जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं, ये भी जो है प्राथमिक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन E यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार कौन सा है। तो वहाँ पे जो पाया जाता है समशीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा? समशीतोष्ण कटिबंध। इसको स्थानीय लोग वहाँ पे सोल वन के नाम से बोलते हैं। कौन सा वन? सोल वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल 60 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 60वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है। पहला है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान, ये तो है भाई, यहाँ पे पाया जाता है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है। फिर है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है। यानी कि नहीं पूछ रहा था, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा कुछ यहाँ पे आपका फैक्ट दिया गया है कि जो ऊपर में जिम कार्बेट के बारे में दिया गया है कि जो कि उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कार्बेट उद्यान। इसकी जो स्थापना हुआ था 1936 में इसका स्थापना हुआ था, और उस समय जो इसका नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क, यहाँ पे नाम रखा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक यहाँ पे योजना चला था बाघों के संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण योजना, ये भी सवाल पूछा जाता है। बाघ संरक्षण योजना कब चालू किया गया था? तो ये जो चालू किया गया था 1 अप्रैल 1973 को यहाँ पे चालू किया गया था, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आइएगा 61 नंबर सवाल पूछ रहा है कि देहरादून में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब किया गया था। तो ये जब किया गया था 1906 में इसका को स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसका नाम कोई दूसरा नाम हो गया है, जिसका नाम है वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये नाम रखा गया है, जो कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले रखा गया था। अगला सवाल है 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है कि ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है कोरापुट जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अब एक और बात याद रखिएगा कि भारत का पहला जैव विविधता विरासत जो क्षेत्र था नल्लूर का इमली ग्लोरो था। नल्लूर इमली ग्रोव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है। ये भारत का पहला जैव विविधता विरासत क्षेत्र था, जिसको 2007 में मान्यता दिया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपघटक के रूप में यहाँ पे होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं इसको अपघटक कहा जाता है। ठीक है, अब एक सवाल पूछा था इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। इकोसिस्टम का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये जो किए थे A.G. टांसले ने किए थे। कौन? A.G. टांसले। तो यहाँ पे राइट उत्तर है, आप लोग इस भी को भी याद रखिएगा। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, 64 नंबर सवाल देखिए कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, निर्मुक्त होते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। आपको ही पता है कि जब पर्यावरण में
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब बढ़ता है तो जो है ओजोन का क्षरण होता है, ओजोन ह्रास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दिया गया है ओजोन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए CFC का व्यापारिक नाम आप लोग जल्दी से बताइए क्या होता है कमेंट सेक्शन में, अगर के यहाँ पे आ गए तो। व्यापारिक नाम, इसका जो व्यापारिक नाम है उसको फ्रियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। अब आपको पता है यही फ्रियोन जो होता है ना, फ्रिज में ठंडक के रूप में, प्रशीतक के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है फ्रियोन का। और यही जब अत्यधिक फ्रिज चलता है तो जो फ्रियोन होता है यहाँ पे रिस कर बाहर पर्यावरण में जाते हैं और ओजोन का क्षरण करते हैं। और यहाँ पे आपका आज का क्लास समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जिसका लिंक नीचे हम दे देंगे कमेंट सेक्शन में, जाकर वहाँ से जुड़कर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर कि आप यहाँ पे देखते हुए वीडियो आ गए हैं, 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है, आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।